Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the second class of current electricity. In the previous class, we just left about the resistors, the resistance, resistivity, conductance. Now, let's discuss the type of resistors which we have. Commercially, there are two types of resistors which are available. One resistor will be simple wire, if you can say, is a particular wire which is having a certain length, area of cross section, and resistivity, and according to it a resistance is made. कोई भी आप वायर ले लेंगे, जैसे नॉर्मली जो रेजिस्टेंस वायर होती हैं अलॉय की मिलती हैं, नाइक्रोम की मिलती हैं, या कॉपर वायर हो गई, उसकी पर्टिकुलर एक लेंथ हो गई, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए. जनरली अलॉयज यूज़ करे जाते हैं. अलॉयज क्यों यूज़ करे जाते हैं? क्योंकि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो कम होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी रेजिस्टेंस अप्रिशिएबली चेंज नहीं होती, और इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है. सिंपली कॉपर वायर ले लेंगे तो कॉपर वायर में वैसे तो इट्स अ गुड कंडक्टर, पर प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है. इसलिए जनरली जो होता है हम कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन ऐसे मटेरियल की रेजिस्टेंस वायर लेकर रखते हैं. इसका फ़ायदा ये होता है कि अपने अब टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ज़्यादा उनका की रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता. टेम्परेचर इंक्रीज दो तीन रीजंस हो सकता है. एक तो है कि एनवायरमेंटल चेंज हो गया तो टेम्परेचर चेंज हो गया और उससे रेजिस्टेंस चेंज होगी, या वाइल परफॉर्मिंग इन एन एक्सपेरिमेंट द apparatus गेट्स हीटेड अप, द वायर गेट्स हीटेड अप और उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज होगी. पर अब ये जो हम ऐसा लॉय लेते हैं कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, इनमें ऐसा नहीं होता. तो मैं अभी तो बेसिकली आपको बता रही हूँ कि रेजिस्टेंस कैसे उसकी लेते हैं. एक वायर ले ली, आपको इसे पर्टिकुलर उसकी रेजिस्टिविटी पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन आप अपने आप डिसाइड कर लो कि इसमें कोई एरिया क्रॉस सेक्शन की वायर अवेलेबल, तो अकॉर्डिंगली उसके लेंथ पे और फिर जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली आप रेजिस्टेंस डिसाइड कर लेंगे. जैसे आपको पता लग गया कि 10 मीटर्स की वायर ले रहे हैं तो 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है, 20 ओम्स की वायर्स लेंगे तो 20 ओम्स की रेजिस्टेंस है. इस तरह से वायर्स ले लेते हैं. इन वायर्स को जनरली से कॉइल अप करके रख देते हैं, थोड़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करें, टच नहीं हो रही है अपने आप में, कॉइल अप करके रखा है, लैमिनेट ऊपर से कर दिया है, इस तरह से कर देते हैं. तो ये तो एक तरीका है. पर ये जो तरीका हम यूज़ करते हैं ऐसे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस ठीक आ रही है, पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये जो रेजिस्टेंस वायर है ये बहुत कम हैवी हो जाएगी. कोई भी आपने रेजिस्टर बनाया और उसमें आपने ये ऐसी वायर लगा दी, आपका जो पूरा का पूरा apparatus है उसका आधा वेट तो इसी के कारण हो जाएगा इन रेजिस्टेंस वायर के ऊपर. क्योंकि ज़रूरी है 1-2 ओम की रेजिस्टेंस हो सकता है आपको 10,000, 20,000, 2 लाख ओम्स इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़े, तो जो apparatus में आप यूज़ करो उसमें ज़्यादातर वेट इस वायर का ही हो जाएगा. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक दूसरे तरह के रेजिस्टर अवेलेबल है मार्केट में जिनको हम कहते हैं कार्बन. ये तो वायर रेजिस्टर्स हो ही गए, आप समझ सकते हो. लैब में भी आपने देखे होंगे 10th क्लास में भी, तो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, वायर ले लेते हैं, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. तो अब इस केस में क्या है कि हम कार्बन रेजिस्टेंस कर रहे हैं. कार्बन रेजिस्टेंस, इस कार्बन रेजिस्टेंस देखने में कैसे होते हैं? देखने में एक सिलिंड्रिकल शेप की तरह ऐसे होते हैं और एक इनमें बैंड्स बने होते हैं, कलर्ड बैंड्स. इस तरह से कलर्ड बैंड्स बने होते हैं. 3 या मैक्सिमम 4 कलर बैंड्स बने होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के. और इन्हीं कलर बैंड्स को देखकर हम बता देते हैं इसकी रेजिस्टेंस क्या है. ये कार्बन के बने होते हैं और इसीलिए इसका नाम है कार्बन रेजिस्टर. इसलिए इसका पर यूं देखकर आप रेजिस्टेंस नहीं कर सकते. जैसे पहले वाले केस में तो था वायर है, उसकी लेंथ मेजर कर ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर कर लिया, पता है कौन से मटेरियल का है, आपने उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली. पर इसमें ऐसा नहीं होता. इसके लिए अलग से क्या होता है, कोड होता है. तो हम इसको पहले लर्न कर लेते हैं, फिर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लग जाएगी. कलर कोड, कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस. कैसे करेंगे? इसका कलर कोड याद रखने के लिए एक ज़्यादातर सब लोग ये याद रखते हैं, लेटर एज एन एड टू मेमोरी याद रखते हैं. बी रॉय, बी रॉय ऐसे रीड करिएगा. ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. सिर्फ इसका कैपिटल लेटर आपको याद रखना है, ठीक है. इसको तो मैं ऐसे लिख ही दिया. अब इसको लिख देती हूँ मैं लेटर एज एन एड टू मेमोरी. लेटर एज
एन एड टू मेमोरी, हमें याद रखने के लिए। अब इसके बाद हम लिखते हैं कलर। इसका कलर क्या है? कलर। अब देखिए बी बहुत बार आ रहा है। बी का मतलब ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। हम किस तरह से डिसाइड करेंगे? डार्केस्ट कलर से चलेंगे और लाइटेस्ट कलर पे पहुंच जाएंगे। डार्केस्ट कलर क्या है? ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, और सबसे लाइट कलर क्या होता है? व्हाइट। किसी छोटे बच्चे से पूछ लोगे सबसे डार्क कलर कौन सा है? ब्लैक। सबसे लाइट कलर कौन सा? व्हाइट। उसी सीक्वेंस में चलना है। अपना समझ सकते हो, ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये वाला बीच वाला है ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। तो डार्केस्ट से लाइट कलर में चलेंगे। नेक्स्ट में जो लिख रही हूँ उसको लिखती है डिजिट ऑब्लिक मल्टीप्लायर। ये दोनों के लिए हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने डिजिट और मल्टीप्लायर का एक ही नंबर ले लिया है। ठीक है, अब डिजिट हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक और चीज लिख लेते हैं, टॉलरेंस। टॉलरेंस, टॉलरेंस गोल्ड कलर है, गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, और अगर कोई भी कलर नहीं है, नो कलर, नो कलर, लिखेंगे 20%। अब ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है? कोई भी आपको कार्बन रेजिस्टर मिलेगा वो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप होगा और उसके अंदर बैंड्स लगे होंगे। बैंड्स इस तरह से, सपोज ये वाला बैंड है रेड कलर का, फिर आपका है ब्लू कलर का, फिर लेट्स से येलो है, और लास्ट में आपका है गोल्ड। गोल्ड इस तरह से कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं। अब रेड कलर है, रेड कलर है, आप अपनी इस टेबल को याद रखिए, टेबल में से देखिए रेड कलर का मतलब क्या है? रेड का मतलब 2। फिर ब्लू कलर लिखा हुआ है, ब्लू का मतलब क्या है? 6। येलो लिखा हुआ है, येलो 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 4, येलो का नंबर है 4, और गोल्ड का मतलब है 5%। ये तो आपने कोड इसका डिटेक्ट कर लिया। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से? पहले दो जो नंबर है उनको तो एज इट इज लिख लेंगे 26, और जो थर्ड नंबर है वो हो जाएगा 10⁻⁴, और लास्ट में जो लिख रखा है प्लस माइनस 5%, these many ohms is the resistance of this wire। समझ में आ गई? जनरली ऐसे जो होते हैं बैंड्स बने होते हैं, 3 से लेकर 4 बैंड्स बने होते हैं। 3 तो कंपल्सरी बनेंगे बनेंगे, 4th बैंड कभी होता है कभी नहीं होता। तो पहले 3 बैंड्स पास पास होते हैं, 4th बैंड थोड़ा दूर होता है, इसलिए हम पता कर पाते हैं कि ये 4th बैंड थोड़ा सेपरेट है। तो कोई किसी को कंफ्यूज हो जाए गोल्ड और येलो सेम चीज लगे, तो तभी मैंने कहा ये 3 बैंड्स एक साथ होते हैं, थोड़ा गैप देकर ये लास्ट वाला बैंड होता है। तो जैसे पहले से क्वेश्चन में होगा रेड ब्लू येलो ऐसे लिखे होंगे, और लास्ट में गोल्ड लिखा है। तो हम यहाँ पर रेड का कोड देखेंगे, रेड का नंबर देखेंगे क्या है? रेड का कोड हो गया 2, ब्लू का कोड हो गया 6, येलो का कोड हो गया 4। तो पहले दो नंबर्स को एज इट इज लिखना है, जो तीसरा नंबर है उसको 10⁻⁴ लिखना है, और जो 4th लिखा हुआ है उसको प्लस माइनस 5% है। वो 5% क्या है? इसकी टॉलरेंस, मैक्सिमम लिमिट जो वो टॉलरेट कर सकता है, वो इस तरह से। एक और करते हैं, थोड़ा और इजीली हो जाएगा। सपोज अब एक और ले लेते हैं, इसमें से दिया हुआ है ग्रीन, पहला लिखा हुआ है ग्रीन, लिखा हुआ है ब्लैक, ब्लैक, और लेट्स से लास्ट में है व्हाइट, व्हाइट। थर्ड है ही नहीं, थर्ड है ही नहीं। तो ग्रीन का मतलब क्या हो गया? ग्रीन का मतलब ग्रीन 5, ब्लैक का मतलब 0, व्हाइट का मतलब 9, और कुछ है नहीं, कुछ भी कलर नहीं है, तो प्लस माइनस कितना हो गया? 20%। इसको कैसे लिखेंगे? 50 इंटू 10⁻⁹ प्लस माइनस 20%। ठीक है, दीज मेनी ओम्स, ऐसा यूनिट इसकी ओम्स। ये तो अगर कलर कोड दे रखा है किसी कार्बन रेजिस्टर का, तो अगर उल्टा दे रखा है, लेट्स से नंबर दे रखा है और पूछ रहे हैं अब कलर कोड निकालो, तो कैसे करेंगे? सपोज किसी का लिख रखा है
3.6 into 10 raised to power 5 plus minus 5 plus minus let's say 10%, ये दी हुई रेजिस्टेंस। अगर सपोज ये दे रखी है तो 3.6 का मतलब ऐसे नहीं लिखना, पहले 36 इंटू 10 रेज्ड पावर 4, क्योंकि हमने पहले देखा था डेसिमल का कहीं कुछ सिग्निफिकेंस कहीं लिखा नहीं, जिक्र नहीं था, तो उसको विदाउट डेसिमल कर देना है 36। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, 3.6 को 36 कर देना है, 36 इंटू 10 रेज्ड पावर 4 प्लस माइनस 10%, ये मेरी ओन सा। अब 3 का देखो, 3 का कोड क्या है, 3 इज व्हाट, ऑरेंज, 6 का ब्लू, 4 का येलो, और ये क्या आएगा लास्ट नंबर, सिल्वर। सो ऑर्डर आप ये रखेंगे, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। ऑरेंज, ब्लू, येलो, सिल्वर इज द कोड ऑफ द गिवन कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, मैं आपको एक रेजिस्टर भी दिखाती हूँ, जैसे कार्बन रेजिस्टर इस तरह के होते हैं। कार्बन रेजिस्टर जो ग्रीन ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, इनमें बैंड्स दिख रहे हैं, ये होते हैं कार्बन रेजिस्टर। ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 के 6 जो लगे हुए हैं इनके हैं, अलग अलग उनके नंबर्स। जैसे इसमें मैं देख रही हूँ रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर गोल्डन है। रेड, ब्लू, ब्लैक, गोल्डन। तो रेड, ब्लू, ब्लैक, गोल्डन अकॉर्डिंगली आप क्या कहेंगे, रेड का मतलब हो गया 2, ब्लैक का मतलब क्या हो गया 0 20, और लास्ट क्या था, येलो, नहीं, रेड, ब्लू, ब्लैक। रेड इज 2, ब्लू इज 6 26, ब्लैक इज इंटू 10 रेज्ड पावर 0, और गोल्डन है प्लस माइनस 5%। इस तरह से किसी भी इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये तो हो गया कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। ये याद रखनी है, ये याद रखोगे तो सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। सबने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ रखा है 10th में केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो सेल बनाते हैं उसमें जो मटेरियल डाल रखा होता है, लिक्विड कॉपर सल्फेट वगैरह, ये क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे लेक्लांचे सेल होता है, लेक्लांचे सेल में अमोनियम क्लोराइड एक है, डेनियल सेल है, उसमें कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोड स्ट्रिप होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, और इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये तो वैसे हेल्प कर रहा है एक सेल के बनने में, पर वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो खुद अपने आप एक इंटरनल रेजिस्टेंस देता है। तो एक कॉन्सेप्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस सिंबल होता है इसका स्मॉल आर। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इट इज द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of the cell, electrolyte of cell। जैसे आपने सेल का डायग्राम देखा होगा, सिंपल जो वोल्टिक सेल भी होता है उसमें आप कोई सॉल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट डाल देते हो H2SO4, तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, लेट्स से 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। लेट्स से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। दिस इज व्हाट इट इज। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो जिसपे सारे पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो जिसपे नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए। इस तरह से इलेक्ट्रोड होता है, और इसको आप वायर से कनेक्ट कर देते हो तो करंट फ्लो करने लग जाता है। अब ये जो सेल है ये कुछ अपनी रेजिस्टेंस भी देता है। एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने समझ ही ली कि जो किसी वायर के कारण, कार्बन रेजिस्टर के कारण, जिसका सिंबल आप सिंपली ऐसे करके लिख देते हो, वो तो होती है आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो सेल है वो खुद भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वो आप इस डायग्राम को देखकर ही समझ पाए होंगे कि वो किस किस पे डिपेंड करेगी। द फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स इज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इजीली कंडक्ट करते हैं, कुछ कम कंडक्ट करते हैं, तो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंडली आपने सुना होगा कि सॉलिड NaCl कंडक्ट नहीं करता। NaCl या सॉलिड कॉपर सल्फेट कभी कंडक्ट नहीं करता। कौन सा कंडक्ट करता है, या तो मोल्टन हो या एक्वस हो। मोल्टन हो यानी कि इसका मतलब आपने उसको हीट कर रखा हो,
क्योंकि टेम्परेचर जो है डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि कंडक्टिंग की तरफ बनेगा जब एक हायर टेम्परेचर होगा। क्योंकि अब जितना टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब आपका जो कंडक्टिंग नेचर उसका बढ़ जाएगा, इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात है कि या फिर पानी डाल देते हैं, एक्वेस कर देते हैं, तब कंसंट्रेशन चेंज, तब वो ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाता है। सो it will definitely depend upon the nature of electrolyte, it will depend upon the temperature of the electrolyte, it will depend upon the concentration of electrolyte. Next thing what will depend upon is the distance between the electrodes. electrodes पास पास हैं, दूर दूर हैं। अगर दूर दूर है तो जो आयंस हैं उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर पास पास है तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो it will depend upon all these things. Let's write factors on which internal resistance depends. Internal resistance depends. कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये मानकर चल सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। उल्टा है, कंडक्टर्स में होता था जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते थे रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स बनाया उनके बीच में डिस्टेंस क्या है वो डिपेंड करेगा। फिफ्थ है इफेक्टिव एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स immersed in इलेक्ट्रोलाइट। ये नहीं कि बस अपने इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड्स रख दिए, ऊपर ही बस टच कर दिया तो कंडक्टिंग होगा। आप कितना एरिया इमर्स हो रहा है वो भी डिपेंड, उस पर डिपेंड करेगा। सो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, देन the distance between the electrolyte, concentration of the electrolyte, and the effective area which is dipped or immersed in the electrolyte. Okay, these are the factors on which internal resistance of any cell depends. देखिए मैं दो सर्किट बना रही हूँ, सिंपल से सर्किट है, देखकर ही आपको पता लग जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने एक ये बैटरी या सेल कुछ लगाया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, एक की लगाई, इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दिया। सिमिलरली एक और सर्किट बनाया, इसमें भी रेजिस्टेंस ये लगा दी, की लगा दी, एक वोल्टमीटर लगा दिया सेम सा। नाउ what is the difference between the two circuits? Yes, you can easily see here it is an open key, this is a closed key. Since this is a closed key, the circuit here is a closed circuit, current is passing through this resistor, and this is an example of open circuit where no current is flowing through this resistor, through this circuit. So this is an open circuit, this is a closed circuit. अब क्या डिफरेंस क्या है? अभी जो बैटरी है, बैटरी एलिमिनेटर, बैटरी हमने जो ही लगा दी, उसके अक्रॉस मैंने वोल्टमीटर लगाया हुआ है। अगर इस वाले वोल्टमीटर की रीडिंग और इस वाले वोल्टमीटर की रीडिंग कंपेयर करेंगे तो फर्क दिखेगा। इसकी वोल्टेज, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोल्स ऑफ बैटरी यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ कहीं करंट बाहर यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ कोई यूज़ नहीं हो रहा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, इसलिए कुछ वोल्टेज तो यहाँ जा रही है, कुछ ये फर्क पड़ रहा है। तो ये डिफरेंस क्या है? इस वाले केस में इसको कहेंगे EMF। क्या लिख रहे हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल, ये चीज़ है EMF और ये है
टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, इसको V से डिनोट करते हैं. ये है EMF, जिसको इससे करते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द poles of a battery when no current is drawn from it. The potential difference across the poles of a battery when no current is drawn from it, कोई current draw नहीं हो रहा, then it is called as EMF. ये क्या है? EMF. Now इसका सिंबल मैंने E बताया, इसका B बताया. अब इसके लिए क्या लिखेंगे? The potential difference across the poles of a battery when current is drawn from it is called terminal potential. ये इसकी डेफिनेशन हुई, फर्स्ट पॉइंट. अब दूसरी बात है किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. सेकेंड पॉइंट है EMF की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. है कि इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी और EMF की वैल्यू ज़्यादा होगी, टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. Again, I'll just write V is less than E. It is one and the same point during discharging of battery. अब क्योंकि तो हमेशा होता है सब, इस केस में हो रहा है. फिर कभी सोचो आप अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, आपकी कार की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, उसको चार्ज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तब उल्टा हो रहा है, आप उस बैटरी को चार्ज कर रहे हो. इस केस में उसकी EMF जो होगी वो कम हो जाएगी और टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा. दैट मीन्स इन दैट केस E इज लेस देन V ड्यूरिंग चार्जिंग. आपके मोबाइल का चार्ज कम हो जाता है तभी तो चार्ज करते हो उससे. तो V इज ग्रेटर देन E ड्यूरिंग चार्जिंग. ठीक है, याद रहेगा. So the potential difference across the poles of a battery when no current is drawn from it is EMF, and when current is drawn from it is terminal potential. Discharging के टाइम EMF ज़्यादा होती है, टर्मिनल पोटेंशियल कम होती है, और चार्जिंग के टाइम में EMF कम हो जाती है और टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, अब इनका फॉर्मूला और देख लेते हैं. क्या है फॉर्मूला, क्या नहीं. अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो E will be equal to IR प्लस I स्मॉल r, क्योंकि दोनों चीज़ें इंक्लूड हो रही. और V की बात करी जाए, V is just IR, because V is what? Basically it is just the potential drop across the resistor. So V is equal to IR only. ठीक है, ये EMF का फॉर्मूला, ये टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला. कंफ्यूज मत होना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. E यहाँ पर जो है टर्मिनल पोटेंशियल के लिए लिखा हुआ, सॉरी EMF के लिए लिखा हुआ. अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है देख लेते हैं. हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर. इफ आई टेक दिस आई कैन ऑलवेज राइट दैट E इज इक्वल टू V प्लस IR. आई कैन राइट लाइक दिस, यस, V प्लस IR. और आई कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग एज E माइनस V इज इक्वल टू I इंटू R. Okay, or I can also write this thing as, that means internal resistance is E minus V divided by I. E minus V divided by I. या दूसरी तरह से इसको लें, इन दोनों फॉर्मूलेस को अगर हम इनका रेशियो निकाल लें, E by V is equal to I capital R plus small r divided by I into small r. That means E by V is equal to R by small r plus 1. I तो cancel हो गया. That means
r by r is equal to e by v minus 1, or I can say capital R is equal to e by v minus 1 into small r. Sorry, क्या लिखा, कैपिटल R by R plus 1 तो हो गया e by v, e by r 1 plus small r by capital R. That means small r by capital R is equal to e by v minus 1. That means small r is equal to e by v into capital R. रिपीट कर रहे हैं, ये e का फॉर्मूला था, ये v का फॉर्मूला था, सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दिया, i दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, r प्लस r डिवाइडेड बाई r, तो r बाई r तो हो गया 1, तो हो गया स्मॉल r बाई कैपिटल R, तो e बाई v इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R. R यहाँ पर रह गया, ये वाला R उधर को चला गया, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का. ये अब क्यों करें, इनका थोड़ा यूज़ है, केवल एग्जाम में ग्राफ आ जाते हैं. ग्राफ कैसे आते हैं, प्लॉट ग्राफ बिटवीन EMF एंड R, प्लॉट ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड R, तो ये ग्राफ्स आ जाएंगे. इसके लिए ये क्वेश्चन, तभी हमने ये फॉर्मूलेस करना है. ठीक है, केवल तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं फॉर्मूला, व्हाट इज द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे. ये प्रैक्टिकल में भी एक है, उसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज होता है. I'm running this portion, fine. Now the question is, let's say, इसका बोर्ड एग्जाम में भी मेरा क्वेश्चन आ गया. आपका ये वाला सर्किट ही है, कोई पुराना सर्किट में ड्रॉ कर रही हूँ. ये R है और ये की है. आपने ये वोल्टमीटर इस तरह से लगाया. क्वेश्चन इज, जनरली ये तो हम R को कांस्टेंट रखते हैं. इफ R इज कांस्टेंट तब तो कोई दिक्कत ही नहीं. तब इफ R इज कांस्टेंट केस ही लेते हैं. इफ R इज कांस्टेंट, प्लॉट ग्राफ बिटवीन E एंड R. अगर ऐसा कोई ग्राफ है, E तो इंडिपेंडेंट है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा E पे, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा. क्योंकि R तो चेंज ही नहीं हो रहा, R तो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो E क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी. इन केस R इज कांस्टेंट. इन केस आई थिंक इफ R इज वेरिएबल, इफ R इज changing, then plot graph between V and R. जानबूझ के भी लीजिए. अब इस केस में क्या होगा, लेट्स से फॉर्मूले पे आ जाते हैं. फॉर्मूला हमारा क्या है, या फॉर्मूला जो भी हमने फॉर्मूला लिखा वो है क्या. हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V प्लस आई आर. ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है. या V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये लिख सकते हैं. अब मुझे प्लॉट ही ग्राफ करना है V और R के बीच में, V और R के बीच में. Let me just rewrite this thing. आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, ये सबको फॉर्मूला पता है. अब I की वैल्यू कहाँ से आई, I की वैल्यू आई, देखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हो. E इज इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस स्मॉल r. दैट मीन्स आई कैन से I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r. ये हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंगली what is V? This indicates V is equal to E divided by capital R plus small r into whole r. अब R को हम नीचे ले आते हैं, तो ये आएगा R by R plus small r by capital R. That means E divided by 1 plus small r by capital R. ये वाला जो ग्राफ प्लॉट करा था, मैंने आपको बताया इस केस में क्या था, प्लॉट ग्राफ बिटवीन E and R when R is constant. But here I am plotting graph, this is when R is variable, R is changing.
यहाँ पर तो कांस्टेंट था तो आपने स्ट्रेट लाइन कर दिया, ये आपका आर था, आपका ये ई था, स्ट्रेट लाइन हो गया। बट इस केस में हम क्या मान रहे हैं कि आर हमारा कांस्टेंट नहीं है, आर चेंज हो रहा है। तभी मैंने आई की जगह पहले आर के टर्म्स में लिखा, पर ई के टर्म्स में क्यों लिखा? क्योंकि ईएमएफ को तो हम कांस्टेंट मान रहे हैं। ईएमएफ इज नॉट चेंजिंग, ईएमएफ इज नॉट चेंजिंग। व्हाट इज चेंजिंग? कैपिटल आर इज चेंजिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल डेफिनेटली चेंज। तो ये वाला आपका फॉर्मूला बेसिकली हम होगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको दो चीजें करनी पड़ती हैं, एक v लिख दो, एक r लिख दो। एक v लिख दो, एक r लिख दो, क्योंकि आपकी एक एक्सेस में या r लिख लो और v लिख दो, आपकी अपनी मर्जी है। r लिख दिया और v लिख दो, जैसे x वेरिएबल और y वेरिएबल। अब हम अलग अलग वैल्यूज लिखते हैं। लेट्स से इफ r इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू अगर 0 है, r की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस r बाई 0, दैट मीन्स 1 प्लस इन्फिनिटी। 1 प्लस इन्फिनिटी मतलब e बाई इन्फिनिटी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? इसकी वैल्यू भी 0 होगी। अब मान लेते हैं कि कैपिटल R एंड स्मॉल r बोथ ऑफ देम आर सेम। जैसे कैपिटल R इज एक्चुअली इक्वल टू स्मॉल r, इफ इट इज इक्वल टू स्मॉल r तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1, 1 बाई 1 मतलब क्या हो गया e बाय 2, सो दिस बिकम्स व्हाट e बाय 2। एक और नंबर लेते हैं, लेट्स से नाउ r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब मान लेते हैं r इन्फिनिटी है, r इनफाइनाइट हो गया, r इनफाइनाइट हो गया तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया r बाई इन्फिनिटी, दैट मीन्स दिस थिंग इज 0, e डिवाइड बाय 1 प्लस 0, दैट मीन्स e, दैट मीन्स दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 0। आपके पास 3 पॉइंट मेरे आपको मिल गए। एक पॉइंट तो आपका यही हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जब स्मॉल दिस इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट e बाई 2, e बाई 2 वाला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर ये इन्फिनिटी हो जाता है तब क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, दैट मीन्स आपका एक ग्राफ इस तरीके से ऐसे कर दिस इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से ग्राफ, कभी भी ग्राफ की प्रॉब्लम आती है, जिन दो वेरिएबल्स में ग्राफ पॉइंट करना है वो आप निकाल लो, कोई कांस्टेंट चीज उसको अलग कर लो ताकि इजीली ग्राफ हो जाए, ठीक है। अब एक और ग्राफ करते हैं, ये बात क्लियर हो गई आपको ना? ओके। अगर अब ग्राफ v और i में आ जाए, v और i का ग्राफ हो, क्या v और i का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है, ओके, ये क्या हमसे पूछ रहे हो, v और i का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है। पर अब देखिए यहाँ पर v और i का ग्राफ ये क्या रहेगा, क्यों e इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ये तो पता ही लग गया, दैट मीन्स e इज इक्वल टू v प्लस आई आर। और मुझे ग्राफ प्लॉट करना है किस केस में, v इज इक्वल टू e माइनस आई आर। मुझे ग्राफ प्लॉट करना है v और i के बीच में, और एक ज़्यादा दिमाग यहाँ पर लगाने की जरूरत ही नहीं। देखो v इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस e, क्या इक्वेशन होती है इन जनरल, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कौन सी चीज़ है यहाँ पर, e, i तो वेरिएबल है, क्योंकि r क्या है आपका चेंज हो रहा है, तो i तो ऑब्वियसली वेरिएबल हो जाएगा। तो इस केस में जो e है, ईएमएफ है, वो कांस्टेंट है, टर्मिनल पोटेंशियल जो है वेरिएबल है, करंट वेरिएबल है, और ये जो r है इंटरनल रेजिस्टेंस वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट मान के चलते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज m ओवर हियर, m हियर इज नेगेटिव, why नेगेटिव, दिस माइनस साइन यू कैन सी। तो आपका ये जो ग्राफ है vi का ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज लाइक दिस ग्राफ हैज अ नेगेटिव स्लोप। जो ओम्स लॉ में करते थे वो ग्राफ आपका vi ऐसा होता था, क्योंकि वो उस केस में ऐसा कुछ नहीं मानते थे, उसमें r को कांस्टेंट मानकर चल रहे थे। यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि जो r एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है वो वेरिएबल है, उस वेरिएबल के कारण i की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होगी, और as a result of it this is the plot. So the graph between terminal potential and current is like this vi graph, it is having a negative slope, okay।
This much is clear to everyone. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारा कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जी हाँ, अपने 10th में भी कर रखा है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके दो तरह के कम्बिनेशन हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा क्या हो जाता है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन सबको पता है कि a number of resistors they are connected in series like this, connected in series R1, R2, R3 and so on। सीरीज में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्या कांस्टेंट रहती है? I is same for all the resistor, I is constant, ठीक है। What is variable, what is getting divided? Voltage is divided, potential difference is divided, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके V2 है, इसके V3 है, और हर एक के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। पर क्या चीज़ सेम रह रही है? करंट सेम रह रही है। अगर पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं तो रेजिस्टेंस पैरेलल ऐसे अरेंज है, जैसे 3 रेजिस्टर दिखा रहे हैं एट द मोमेंट हम, और ये आपकी वोल्टेज हो गई, बैटरी लगा दी, ये R1, ये R2, ये R3। यहाँ पर क्या सेम रह रहा है? यहाँ पर I is divided, current is divided, what is same? V is same, V is same, यानी कि इसमें आप जा रहे हैं, टोटल करंट आपका I था, तो ये वाला जो करंट हो जाएगा I1, I2, I3 डिवाइडेड, तो क्या सेम है? पोटेंशियल तीनों को सेम मिलेगा। दैट मीन्स अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें, V is divided, I am saying V is divided, so V total is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on। But according to Ohm's law, what is V? V is equal to I into R, V is equal to I into R। तो इसको क्या लिख सकते हो? I R, सीरीज लिख देते हैं, I R1 plus I R2 plus I R3, सब जगह से I कॉमन है, तो RS is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on। सीरीज में सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर। अब इसमें चलते हैं, अब हमने क्या लिखा था? I is divided, I is divided मतलब I total is equal to I1, IP is equal to I1 plus I2 so on, तीन ही लिख रखे हैं I3। इसको कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला, I is equal to V by R, P is equal to V by R1, V सब में सेम है, V by R2 plus V by R3। तो V यहाँ पर सब जगह कॉमन हो गया, RP क्या हो गया? 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। देखिए यहाँ पर किसको ऐड करते हैं? इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं। ओके, ये सिर्फ 10th का था। विद दिस नोट आई लीव दिस क्लास एंड नेक्स्ट टाइम विल स्टडी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस पार्ट। ओके, गुड बाय।